हेलो दोस्तों, आज हम लोग का ये जो सेट शुरू हो रहा है, ये सेट आपका सेट नंबर 2 है। ये आपका ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपका कब 17/8/2022 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। कब ये जो ग्रुप डी एग्जाम हुआ 2022 वाला उस समय का है। ठीक है, हम लोगों ने सेट 1 को देख लिया था, जो इसका शिफ्ट 1 का क्वेश्चन था उसमें हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग जो क्वेश्चन आपका चल रहा है ये आपका सेकंड शिफ्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आइए तो देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। अब देखिए नहीं है कह रहा है आपसे, तो कौन कौन है उसको चेक कर लीजिए कौन कौन है। अब आइए, तो आप जानते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है। तो आप जानते हैं कि ऑक्सीकरण भी होता है और अवकरण दोनों अभिक्रिया होगी तो हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग रिडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। ऑक्सीकरण कब होगा, अब देखिए 10th लेवल सोचिएगा तो वहाँ से आसान पड़ेगा यहाँ पे। क्या कि आप जानते हैं ऑक्सीकरण मतलब कि ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा वहाँ पे ऑक्सीकरण होगा, और जहाँ हट रहा होगा वहाँ क्या होगा, आपका अवकरण होगा। ठीक है, और आप और जानते हैं, आप हाइड्रोजन के केस में जानते हैं। ठीक है, आइए देखो ऑप्शन आपको यहाँ केवल ऑक्सीजन वाला देखिएगा तो यहाँ सबको निकल जाएगा। देखिए यहाँ पहला जो ऑप्शन लिखा है इसमें देखिए आपको लिखा हुआ है ZnO और C कार्बन अभिक्रिया हुआ, Zn+CO बन गया। देखिए यहाँ से जब आपका जो देखा आप देख रहे हैं Zn से क्या हो रहा है, O हट रहा है। तो ठीक है, जब O हटेगा तो क्या होगा, यहाँ पे आपका अवकरण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ C से जुड़ रहा था क्या होगा, आपका ऑक्सीकरण हो गया, यानी कि रिडॉक्स अभिक्रिया ये आपका हो ही गया। ठीक है, अब आपका आ जाते हैं आपका दूसरा नंबर एग्जाम्पल में। दूसरा एग्जाम्पल में देखिए यहाँ ZnO है, यहाँ ZnCl2 बन गया। देखिए यहाँ से O हट के ही आप हटा यहाँ से, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे H में आकर जुड़ रहा है। ठीक है, O तो यहाँ आपका अवकरण हो गया। यहाँ पे भी आपको जो एग्जाम्पल 3 है उसमें आपको दिख रहा है कि यहाँ O जुड़ रहा है तो यहाँ भी ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो कहाँ नहीं हो रहा है आपसे, तो देखिए आपको ये जो ऑप्शन आपको एग्जाम्पल दिख रहा है 4 नंबर AgNO3 और क्या NaCl, इसमें देखिए आपका ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। क्या है आपका जो एग्जाम्पल दिख रहा है आपका है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया है, एग्जाम्पल नंबर 4। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका रिडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं होगा, मतलब कि ये आपका रिडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। अब देखिए 4 नंबर कहाँ दिया है आपको, 4 नंबर दिया ऑप्शन बी में, इसको टिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन 2 कह रहा है आपसे, ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। ठीक है, दोनों क्वेश्चन कह रहा है कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या क्या होती है। तो आप जानते हैं कि जब कार्बन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होता है, आप जानते हैं कि 1s2 लिखते हैं इसे, क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, आप क्या लिखते हैं 1s2 2s2 और 2p2। देखिए 2 कोष हुआ, एक यहाँ पे है, ये दोनों एक में हुआ, मतलब कि दूसरा कोष हुआ। ठीक है, तो क्या होगा आपका 2 कोष, आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया, उसको ठीक है आप आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए जो क्वेश्चन 3 दिख रहा है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 दिख रहा है आपको, कह रहा है साइक्लोहेक्सेन में C बंद और क्या C और H के बंद में कार्बन कार्बन बंद और कार्बन हाइड्रोजन बंद क्या होता है, आपको ही बताना है। ठीक है, कि क्या क्या होता है। देखिए आपको नीचे लिखा हुआ कितने कुल हो जाएंगे। देखिए अब आपका 6 आपका कितना, इसमें साइक्लोहेक्सेन है 6 कार्बन होगा, तो 6 के बीच क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। क्या आपको 6 के बीच सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, और उससे क्या होगा, उसके बाद जैसे कि आपको आप क्लास 10th में दिया हुआ आपको ऐसे कार्बन, यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा। ठीक है, नीचे कार्बन होगा, तो कितना हुआ आपका 6 कार्बन हो गया। तो इससे जुड़ा रहेगा ये, इससे इस तरह जुड़ा रहेगा। ठीक है, इस तरह जुड़ा रहेगा, और इससे दो दो का होगा आपका जुड़ा रहेगा, कितना जुड़ा रहेगा हाइड्रोजन। देखिए 4 से पूरा हो गया ना, यानी कि एक कार्बन से 2 को जुड़ रहा है हाइड्रोजन, यानी 6 हुआ था क्या, यहाँ पे हो जाएगा 12 आपका, मतलब 12 जुड़ा होगा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब कि एक से 2 को जुड़ रहा है हाइड्रोजन, तो 6 गो तो 12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कुल पूछ रहा है संयोजी बॉन्ड, तो 12 गो और 6 गो जोड़ देंगे तो क्या होगा 18 गो हो जाएगा। मतलब आपका ये क्लास 10th में ही है, क्लास 10th के NCERT में हो बहु आपको दिया हुआ है, उसी को उठा के पूछ दिया है। यहाँ दिया, इसका आंसर कहाँ दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 6 12 18, इसको ठीक है आप क्या करिएगा आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, ये बार क्वेश्चन 4 हो गया, ये पर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ये भी क्लास 10th से है। देखिए ध्यान से अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी इसकी डैश दूरी के बराबर होता है। आप जानते हैं क्या होता है, आप जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है, R/2 होता है। ठीक है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, आप जानते हैं R बराबर हो जाएगा 2F। तो क्या है, फोकस दूरी के पद में पूछ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2F हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये प्रतिरोध वाला चैप्टर से, मतलब विद्युत धारा वाला चैप्टर से है। क्वेश्चन नंबर 5
क्वेश्चन 5 को लिख देते हैं यहाँ पे, ये कट गया है यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन 5 क्या कर रहा है, देखिएगा ध्यान से, कर निम्नलिखित चित्र में 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 दिए गए हैं, ठीक है। तो कह रहा है क्या कि IV का ग्राफ दर्शाया गया है, दिए गए विकल्प में कौन सा R1 R2 R3 के सही विकल्प को संबंध दर्शाता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को आपको पकड़ना होगा, तो ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन में आपको ऐसे भी दे सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसे दे देगा आपको, इधर दे देगा V, इधर दे देगा I, ठीक है। इस अक्ष पर I दे देगा आपको, ठीक है, इस अक्ष पर I दे देगा, आपसे इस तरह बना के दे देगा 3 प्रतिरोध, ठीक है। यहाँ लिख देगा आपको क्या, लिख देगा R2, जिस तरह लिखा है उससे लिख देते हैं यहाँ पे R1 और यहाँ पे R3, ठीक है। अब देखिए इसको बताएंगे, आप उसको समझा देते हैं, पहले तो इसको क्लियर कर देंगे, ठीक है, इसको बताए क्लियर कर देंगे। लेकिन इसमें ये जो क्वेश्चन कर रहा है, इस क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन में जो कह रहा है उसके अनुसार देखिए, जो भी के पास होगा ना, मतलब इसमें जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अनुसार जो मतलब वोल्टेज के पास ज़्यादा नज़दीक होगा उसका मान अधिक होगा, मतलब कि जो वोल्टेज से नज़दीक होगा आपको उसका मान अधिक होगा, मतलब जो वो मैंने अधिक उसका प्रतिरोध होगा। अब देखिए वोल्टेज के पास अधिक कौन है आपका, कौन नज़दीक है, तो आपका नज़दीक है ये R2 नज़दीक है, तो R2 का मान क्या हो जाएगा, आपका मान R2 का मान बड़ा हो जाएगा, ठीक है। किससे बड़ा होगा, यहाँ पे R1 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है, और किससे, R3 से बड़ा हो जाएगा, R1 और R2 बड़ा हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर कहाँ, आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, मतलब जो आपके मतलब जो वोल्टेज के जितना पास होगा वो उतना ही अधिक होगा, ठीक है। इसको आप कंसेप्ट को ध्यान रखना है। अगर इसी कंसेप्ट में आपका चालाकता वाला पूछ देगा, जी दे के दे देगा, मतलब जी दे के पूछ देगा, तो इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, आपसे कभी मिलेंगे हम अपने व्हाइट बोर्ड के साथ, मतलब उस पर आपको क्या करेंगे, आप बोर्ड के साथ आपका कॉन्टैक्ट करेंगे, और उसी जो भी कंसेप्ट है, ये सब क्वेश्चन है, इसको हम लोग क्लियर करेंगे। अभी बोर्ड पर अलग दूसरा क्लास चल रहा है, इसलिए वहाँ बनाना भी संभव नहीं है, ठीक है। बात है हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5 क्या कर रहा है आपसे, क्वेश्चन 5 तो हो गया, क्वेश्चन 4 5 तो हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन 6 है आपका, ये क्वेश्चन 6 है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि आपको दिया है परिपथ में 4 ओम प्रतिरोध टर्मिनलों के बीच विभव पतन या विभव पात को ज्ञात करिए, ठीक है, या जो उसका लॉस हो रहा है उसको ज्ञात कर। अब देखिए इसका निकालने का 2 तरीका है। अब क्या करिएगा, इसमें पहले आप धारा निकालिएगा, ठीक है, धारा का मान निकालिएगा, क्या आप आई बराबर क्या करिएगा, आप पहले V/R करिएगा। तो पहले R निकालना पड़ेगा, कुल R निकालना पड़ेगा आपको, मतलब जोड़ना पड़ेगा दोनों को, क्योंकि श्रेणी क्रम में है, तब आपका R का मान निकल जाएगा। तो क्या, तो आपका R का मान हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा 5, ऊपर हो जाएगा V का मान, R का मान हो जाएगा 10, ठीक है। तो आपका करंट क्या हो गया, आपका I का मान आ गया, 1/2, ठीक है। इस तरह भी निकाल सकते हैं, ये आपका एक कंसेप्ट हो गया, I का मान निकालेगा, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि 4 ओम वाला के यहाँ पे कितना होगा, तो आप जानते हैं यहाँ पे कितना होगा, तो V बराबर होता है आपको, होता है IR, मतलब IR लॉस होगा, तो मान सकते हैं इसका R की जगह इसको मान लेते हैं R1, ठीक है। तो V बराबर क्या हो जाएगा, I का मान आपका कितना आया है, 1/2 आया है, और क्या R1 का मान क्या है आपका, क्या मान है, मान लीजिए R1 4 है और R2 6 है, तो कितना हो जाएगा, आपको 4 यहाँ लिखिएगा, क्योंकि 4 वाला से पूछ रहा है, तो कट जाएगा, तो क्या होगा आपका, तो V बराबर हो गया 2 वोल्ट। क्या हो गया, V बराबर क्या हो गया आपको, V बराबर कितना हो गया आपको, V बराबर हो गया 2 वोल्ट। आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया उसके ही टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ये आपका एक तरीका होगा बेसिक तरीका से। लेकिन अगर और तेज में आप और शॉर्ट में बनाना चाहते हैं, आप मतलब और जल्दी बनाना चाहते हैं इस क्वेश्चन को, उसके क्या करना पड़ेगा, आप एक और कंसेप्ट सीख लीजिए, वोल्टेज डिवीजन रूल। क्या वोल्टेज डिवीजन रूल क्या होता है, उसको सीख लीजिए आप, उससे आप क्या करेंगे, आसानी से बना देंगे। देखिए क्या करते हैं उसमें, अगर जिसका निकालना है, मतलब जिसका आपको क्या, जिसका वोल्टेज निकालना है लिखिए V, ठीक है, जिसका भी निकालना है क्या करिएगा, उसका मान लिख दीजिएगा, ठीक है, गुणे, इसका आप क्या करिए, गुणे लिख दीजिएगा, जिसका भी निकालना है उसका मान ऊपर लिख दिए, ठीक है, और गुणे करिएगा, और क्या लिखना है आपको। अब देखिए आप वोल्टेज कितना है, तो 5 लिख देना है, ठीक है, निकालना है, और क्या करना है, कुल कितना प्रतिरोध है, तो कुल दोनों को जोड़ दीजिए, श्रेणी क्रम में है, तो कितना हो गया आपका 10 हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 5 से कट जाएगा 2 बार में, तो 2 आ गया, और दूसरा क्या होगा, कट जाएगा 2 बार में, तो कितना आ गया, 2 आ गया, मतलब V बराबर आपका 2 वोल्ट। इस तरह से भी आ गया, ठीक है। और आपसे कहता है 6 वाले के लिए निकालिए कि 6 प्रतिरोध के टर्मिनल क्या है, विभव पात क्या है, तो क्या करते हैं आप यहाँ 6 लेते, सिंपल क्या करते हैं आप यहाँ पे आप 6 लेते, गुणा करते 5/10 से, तो 5/2 हो जाता है, कट के आगे कितना आ गया आपका 3 आ गया। देखिए जब यहाँ 2 विभवपात हो रहा है, यहाँ पे 3 हो रहा है, तो कुल कितना है 5 हो गया, दोनों इक्वेशन बराबर हो गया, मतलब कि आपका जो कंसेप्ट है वो आपका सही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो आपको 4 वाला पूछ रहा था, इसका हो जाएगा, इसका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए क्वेश्चन 7,
आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है आपसे, ये आपका क्वेश्चन 7 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 7 कह रहा है शुष्क बुझे हुए चूने को का क्लोरीकरण करने पर, मतलब क्लोरीन से अभिक्रिया कराने पर तो मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बनेगा। आप देखिए, आप जानते हैं, फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, 10th में ही है आपका, क्या क्लास 10th में ही है कि आपका बुझा हुआ चूना क्या कह रहा है, बुझा हुआ कहेगा, एक अनबुझा होता है आपका, एक कली चूना भी होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। कली चूना कह देता है आपको तो उसका फॉर्मूला होता है CaO, कली चूना कहेगा तो, ठीक है। अगर आपसे बुझा हुआ चूना कहता है तो CaOH होल्ट वाइज 2, ठीक है। अगर आपसे कहता है कैल्शियम कार्बोनेट या आपको कहता है चूना पत्थर, उसका होता है CaCO3, इसको भी ध्यान रखिएगा, तीनों फॉर्मूला बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसको कहता है बुझा हुआ चूना, इसको कहता है अनबुझा चूना, ठीक है, इसको कहता है चूना पत्थर। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि बुझे हुए चूने, मतलब कि ये CaO, इसको अभी क्लियर कराएंगे, मतलब आप सब मिटा देते हैं हम आपको, और इसे मिटा देते हैं। आपको क्या जरूरी है, मेन जरूरी है आपको इसका भी क्लियर कराना है, ठीक है। आपको क्या इसको अभी क्लियर कराना है आपका मेन, तो इसको मिटा देते हैं, फिर से लिख देते हैं, इसको क्या करना है फिर से लिख देते हैं। जब तक लिखा हुआ है इसमें आपको क्या CaOH होल्ट वाइज 2, और क्या करना है इसका विग्रह कराना है क्लोरीन से, तो कब बनेगा आपको बन जाएगा CaOCl2, आपका बन गया। इसको हम लोग कहते हैं विरंजक चूर्ण, क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण। और इसको हम लोग, इसका जो नाम होता है रासायनिक नाम, वो क्या हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्या हो जाएगा आपको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। एक क्लास 10th में ही है आप, तो इसलिए आपको क्लास 10th का विज्ञान पढ़ना बहुत जरूरी है, साइंस पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। और आप इस सब फॉर्मूलों को भी याद रखिएगा, इस सब के जितने लिखे हैं इसको लिख याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन 8 जो है कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन करिए। कह रहा है निर्जल सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट कह रहा है, बाइकार्बोनेट नहीं, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग सोडा एस अग्निशामक में किया जाता है तो नहीं, क्योंकि किसका किया जाता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है किस में, अग्निशामक में, मतलब कि वहाँ पे जो अग्निशामक गाड़ी होती है उसमें भार रहता है, क्योंकि वहाँ CO2 निकालने के लिए अभिक्रिया होगा, CO2 वहाँ से निकलता है। अगला क्वेश्चन, अगला कथन, कथन 2 कह रहा है कि निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोया जाता है और क्रिस्टलन के जल के 10 अणु वाले धवन सोडा क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए उसका पुनः क्रिस्टल किया जाता है, तो हाँ ये बात सही है आपका, मतलब ये आपका सही है। अब देखिए ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, ऑप्शन क्या कह रहा है। अब देखिए ऑप्शन पर हम लोग आ गए, ऑप्शन में आपका क्या, ऑप्शन जो पहला था वो आपका गलत था और दूसरा क्या था, सही था, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन 9 कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधों में गैसीय विनिमय में सहायक होता है, मतलब सहायता करता है। तो आप जानते हैं कि गैसों का आदान प्रदान के लिए क्या होता है, पौधों में रंध्र होता है, क्या होता है, पौधों में रंध्र होता है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन पढ़िएगा, क्लास 10th में ही आपका दिया हुआ है, जो चैप्टर है, चुंबक वाला चैप्टर जिसमें पढ़ना है उसमें आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल ज्ञात करने के लिए उपयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा और तर्जनी क्रमशः डैश 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 और डैश की दिशा को निरूपित करते हैं। अब देखिए इसका मेन कंसेप्ट क्या है, आपको याद रखना है, आपको याद रखना है फादर, मदर और क्या, चाइल्ड। क्या आपको याद रखना है कि फादर, मदर और चाइल्ड में जो अंगूठा होता है वो आपको बताएगा फोर्स को, और जो आपका तर्जनी हो गया मतलब उसके बाद जो अंगुली हो गया वो बताएगा आपको किसको, चुंबकीय क्षेत्र को। और सी का मतलब क्या, सी का मतलब हो गया करंट, ये बताएगा विद्युत धारा को। माध्यम बताएगा किसको, विद्युत धारा को। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ नियम को, तब आपको याद पड़ना चाहिए फादर, मदर, चाइल्ड। किसका, फादर, मदर। हम इसी तरह याद रखें, अभी उसको याद रखें इस तरह कि जो मोटा वाला अंगुली अंगूठा हो गया वो मतलब फादर मतलब कि मोटा मतलब बल बताएगा, एफ मतलब फोर्स, एम मतलब क्या, मदर मतलब क्या आपका होगा चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है।
और सी मतलब क्या हो गया, चाइल्ड मतलब क्या हो गया आपका, मतलब करेंट हो गया। तो इसको जब याद रखिएगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आपसे पूछ रहा है अंगूठा का पूछ रहा है और पूछ रहा है तर्जनी का, तो एफ बताएगा, एफ मतलब बॉल हो गया, ए मतलब क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसको ठीक है क्या आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका कहता है तो है कि 10th में पढ़ना है, लेकिन 10th में नहीं है आपका, ये क्लास 12th में दिया हुआ है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। आइए क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है कि वृक्क में मूत्र के निर्माण में शामिल दी गई तीनों प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम क्या है, मतलब कौन पहले होता है कौन बाद में होता है, इसको बताना है पहले। अब देखिए आप पढ़े होंगे कि आपको पहला होता है क्या, अब पहला होता है निस्यंदन, मतलब कि आपका खून से जो वृक्क में जो ऊपर जो गुच्छा के जैसे आकार होता है उसमें क्या करता है, उसमें छनाता है पहले खून, उसके बाद क्या होता है, उसका चयनात्मक पुनर्अवशोषण होता है, फिर क्या होता है, निष्कासित होता है, मुंह से बाहर निकल जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया उसको ठीक है, आप आगे बढ़ जाते हैं। मतलब आपका क्लास 11th में पढ़ना है, 11th के बायोलॉजी में पढ़ना है इसमें। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 या 13 है, उसमें आपको दिया हुआ है, इसको यहाँ से ध्यान से, या एडवांस पढ़ेगा तो उसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है, क्लास 10th में ही पढ़ना था, लेकिन 10th में ये आपको उतना डिटेल नहीं दिया हुआ है, क्लास 11th में दिया हुआ है इसको। ठीक है, अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन 12 का तो ये क्लास 10th में दिया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ सब परिवर्तन हो रहा है, लेकिन ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन कह रहा है किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन केवल लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता से संबंधित है, मतलब केवल लड़कियों में ही होता है, लड़कों में नहीं होता है। मतलब वो जो परिवर्तन हो, इसमें जो दिखावट आता है, देखिए उनकी दिखावट के प्रति सचेतना होता है तो दोनों में होता है, तो दोनों लड़का दोनों में होता है। शरीर के विभिन्न हिस्सों में बाल आने लगते हैं तो दोनों में होता है। मुहासे पर तेलीय होता है तो दोनों में होता है, लेकिन केवल लड़कियों में कह रहा है। लड़कियों में क्या होता है, केवल स्तन का वृद्धि रहता है, मतलब जो जहाँ से दूध निकलता है वो पार्ट क्या होता है उनका बढ़ने लगता है। ठीक है, मतलब जो दूध निकलने वाला पार्ट होता है वो अब उसका क्या होता है, बढ़ने लगता है। इसको ध्यान रखिएगा इस तरह से। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन जब 13 है, ये देखिए आपको इसको याद रखना पड़ेगा कि 13 क्वेश्चन क्या है। 13वां क्वेश्चन कर आपसे कि किस जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषण का सूचकांक है। तो आपको इसको याद रखना है कि जो ई कोलाई कोलीफॉर्म है ये आपका क्या, ये आपका जल प्रदूषण का सूचकांक है। ठीक है, जल में। ठीक है, जीवाणु। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 14, एक क्लास 10th में ही है, आपका क्लास 10th में ही है कि क्या निम्नलिखित कौन विद्युत मोटर के आर्मेचर का भाग नहीं है। तब जो मृदु कोर होता है, भाग है पर नहीं है, भाग है तो आपका मृदु कोर वाला है, और सब जो ये आपका क्या आर्मेचर का भाग नहीं है। चुंबक का भाग कह सकते हैं, आर्मेचर का भाग नहीं है। आपको ऑप्शन नंबर क्या 14 का ए वाला कहाँ दिया है आपको, 14 का क्या, 14 का जब ऑप्शन दिया हुआ है क्या एक वाला, आपको 14 देख लेते हैं खाली हम, 14 का आपका हो जाएगा आपका, हाँ 14 का आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है सी में, यहाँ टिक है आप आगे बढ़ जाएंगे, मतलब वही एक वाला भाग आपको ऑप्शन सी में दिया हुआ, टिक है आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। अब देखिए आपका क्लास 10th में ही है, क्लास 10th में ही आप जब बारीक से एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़िएगा तो उसमें ही दिया हुआ है ये जो भाग, जो कि अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पाइसीकरण या इमल्सीकरण, यही लिखा हुआ है आपको। क्लास 10th के जब चैप्टर खोलिएगा, जो चैप्टर का नाम है पाचन, जो एक ही चैप्टर में चारों दिया हुआ है, जैव प्रक्रम, क्या जैव प्रक्रम, उसमें आपका पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, उत्सर्जन है। जाइएगा जब उस उत्सर्जन वाले चैप्टर में, तो वहाँ आपको सेम टू सेम इस पॉइंट को लिखा हुआ है कि मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पाइसीकरण क्रिया के समान होती है। ये आपका होता है ये लवणों द्वारा बड़ी गोलिकाओं को, जो लवण निकलते हैं पित्त से जो लवण निकलती है, वो बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में क्या करती है, विघटित करती है। ये आपका 10th में ही लिखा हुआ है, सेम टू सेम एनसीईआरटी का पॉइंट उठा डाल दिया है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16 पर। ठीक है, आइए क्वेश्चन 16 देखिए क्लास 10th में दिया हुआ है, इसको ध्यान रखना है आपको, क्लास 10th में ही दिया हुआ है। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन की निम्नलिखित चित्र में आपतित किरण और निर्गत किरण को क्रमशः किसके द्वारा दर्शाया गया है। ये आसान है, इसमें और कुछ भी पूछता है एडवांस, मतलब पूरा ग्राफ को बना के पूछता है। इसमें आपका ये भी जो है आपका आपतित किरण है, और जो निकल रही है क्या होगा, निर्गत किरण, निकलने वाली निर्गत किरण। तो ए बी और सी डी कहाँ दिया आपको, आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया, उसका ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 क्या कह रहा है, इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें कुछ नहीं करना है। 17 कह रहा है आपसे क्वेश्चन कि निम्न में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है। तो आप जानते हैं कि एन जो होता है आपका अक्रिय गैस है तो एन रहता है, आपका आर्गन अक्रिय गैस है तो AR के रूप में ही रहता है, लेकिन पी होता है ये P4 के रूप में रहता है। क्या
ये P4 के रूप में रहता है, एस क्या होता है, S8 के रूप में रहता है। तो कह रहा है किसमें अधिक संख्या होती है, तो आपका S8 सल्फर 8 में हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन जो 18 आपका है, ये भी आपका क्लास 10th में ही है, लेकिन अब एनसीईआरटी से न्यू जो एनसीईआरटी है आपका, जो न्यू एनसीईआरटी उसमें से हटा दिया गया इस चैप्टर को। क्या, इस चैप्टर को हटा दिया गया है, मतलब कि अभी जो 2024 जितने एग्जाम हुए, जो 66 सेट का एग्जाम हुआ, मतलब आरपीएफ का, एएलपी का, आरआरबीजेई का, इस सब में क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं पूछेगा, जो एनसीईआरटी हटा दिया है हुए थे। ठीक है, इसको आपको पढ़ना लेकिन जरूरी है, क्योंकि और चैप्टर पढ़ेगा तो वहाँ पर जरूरत पड़ेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तत्वों की विश्लेषण की विधि है, मतलब कि किन कारकों ने वैज्ञानिक के को तत्वों के वर्गीकरण की ओर अग्रसर किया। तत्वों के संश्लेषण की विभिन्न विधियाँ, हाँ ये भी सही है। तत्वों के विभिन्न स्रोत, ये भी सही है। तत्वों के विभिन्न गुण, तो अलग अलग गुण होगा, तो फिर क्या होगा, वैज्ञानिक सोचेंगे कुछ ना कुछ, तो क्या करिए, यही आपका तीनों कारण है। अब ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ 18 का, ए का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या, 19 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, अब देखिए ये भी आपका चैप्टर क्लास 10th है, क्या क्लास वाले चैप्टर आपका उससे ही क्वेश्चन है, आपको क्लास 10th को पढ़ना जरूरी पड़ेगा। कह रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या के पदों में डैश के बराबर होती है। ठीक है, तो आप जानते हैं, आप पढ़े होंगे कि ए बराबर क्या होता है, अभी बताइए, इसके पहले बताइए 2-3 नंबर क्वेश्चन था उसमें कि ए बराबर क्या होता है, R/2 होता है। तो आपको R/2 के रूप में वक्रता त्रिज्या के रूप में पूछ रहा है, मतलब ठीक है, वो कर्ता केंद्र के बीच दूरी। ठीक है, वो कर्ता त्रिज्या का जो बताइए आपको। ठीक है, तो क्या होगा आपका R/2 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया है उसको। ठीक है, आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये आपका क्लास 10th में ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का ध्यान रखना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का करना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एक अभिसारी लेंस, क्या कि एक अभिसारी लेंस 25 सेंटीमीटर। अब देखिए अभिसारी लेंस का मतलब क्या होता है, तो आप जब पढ़िएगा अभिसारी लेंस, तो वहाँ पे आप पढ़ते हैं, दर्पण में पढ़ते हैं, तो अभिसारी लेंस होता है अवतल लेंस। ठीक है, अभिसारी लेंस क्या होता है आपका, अवतल लेंस, मतलब अवतल दर्पण होता है। क्या, जब दर्पण में पढ़िएगा तो क्या होगा, दर्पण में आपका अभिसारी लेंस, अभिसारी दर्पण किसको कहते हैं, हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण को कहते हैं अभिसारी दर्पण। लेकिन लेंस में आइएगा तो वही अभिसारी लेंस हम लोग उत्तल कह देंगे। ठीक है, फिर से ध्यान सुन लीजिएगा, अगर अभिसारी दर्पण कहेगा तो अवतल दर्पण, अगर अभिसारी दर्पण कहेगा तो अवतल दर्पण, अगर अभिसारी लेंस कहेगा तो आपको इसको याद रखना है, क्या आपको उत्तल लेंस को, क्या उत्तल लेंस को याद रखना है। अब देखिए जो क्वेश्चन पूछे उसके अनुसार आइए, कह रहा है कि आपको दिया हुआ अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है वस्तु। ठीक है, क्या आपको अभिसारी लेंस से कितना दूरी पर रखी हुई है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है, और क्या करना है, इसको रखा हुआ है, तो ठीक है, क्या कर रहा है, रखी हुई है, और लेंस से 30 मीटर दूरी पर वस्तु का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब निर्मित होता है। मतलब कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। तो आप जानते हैं कि जब लेंस के लिए फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं कि लेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एम बराबर होता है आपको क्या, V/U। ये आपका लेंस वाला का फॉर्मूला हो गया, V/U। अब देखिए तो यहाँ U का मान क्या है, तो आपका U मतलब क्या, यहाँ V मतलब कौन सी, V मतलब प्रतिबिंब दूरी, U मतलब क्या आपको मतलब क्या, वस्तु दूरी, U मतलब क्या, वस्तु दूरी, V मतलब क्या, प्रतिबिंब दूरी। अब देखिए V का मान क्या है, V का मान दे रहा है कहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, तो 30 सेंटीमीटर दूरी पर, तो 30। ठीक है, अब रखे कहाँ है वस्तु को, तो वस्तु को रखे हुए हैं आप वस्तु कहाँ रखे हुए हैं, 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए हैं, किससे, आप उत्तल लेंस से। तो जो वहाँ पे जब का लेंस आप दूरी मापते हैं, तो दूरी वहाँ पे नेगेटिव मापते हैं, क्या आपका लेंस ऐसे ही होता है, तो दूरी जो मापते हैं आप क्या, नेगेटिव होता है आपका वहाँ पे। तो जो आपका जो वस्तु दूरी होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा, क्या 25, क्या -25 आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा, तो कटाइएगा, तो 5 से कटेगा, कितना आएगा आपको, 5 से कटाइएगा तो 50 25 और एक हो जाएगा 6 25 30, यानी कि आपका आ गया -6/5। मतलब कि आपका फॉर्मूला में माइनस नहीं होता है, लेकिन आप वस्तु दूरी किधर रख रहे हैं उसके अनुसार आपका करना पड़ेगा। मतलब कि आप वस्तु दूरी कहाँ रख रहे हैं उसके अनुसार वहाँ पे रखना पड़ेगा कि हाँ, ये आप देखते हैं कि जब यह आभासी प्रतिबिंब बनता है ना, जब आभासी प्रतिबिंब बनता है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि जब ये तो आपका क्लियर हो गया, मतलब इसका आंसर ये होगा। लेकिन आप जानते हैं जब एम का मान आप जानते हैं कि क्या, जब माइनस में आ रहा है तो वस्तु क्या होता है, मतलब प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी वास्तविक बनता है। जब एम का मान नेगेटिव आएगा तो कैसे जानते हैं कि प्रतिबिंब कैसा होगा, आपका प्रतिबिंब होगा आपको वास्तविक। जब एम का मान माइनस में आएगा तब प्रतिबिंब आपका वास्तविक होगा, और एम का मान प्लस में आ रहा है तो समझिए आपका क्या, उल्टे हो गया ना, उल्टे हो गया,
उल्टे हो गए। जब m का मान टोटल मान, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 20 को फिर देख लेते हैं हम लोग। आइए क्वेश्चन 20 को देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन 20 कह रहा है आपसे, क्वेश्चन 20 आपको कह रहा है, क्वेश्चन 20 देख लेते हैं। कह रहा है कि एक वस्तु अभिसारी लेंस 25 मीटर दूरी पर रखी हुई है। मतलब कि यहाँ पे अभिसारी लेंस, मतलब आप कहने का मतलब क्या, आप इसको उत्तल लेंस कहिएगा। अभिसारी लेंस मतलब क्या, उत्तल लेंस। अभिसारी लेंस मतलब उत्तल लेंस। अगर दर्पण में पूछेगा तो क्या, अगर कहेगा कि अभिसारी दर्पण तो आपको अवतल दर्पण करना पड़ेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इस कंसेप्ट को आपको क्लास 10 में ही पढ़े हुए होंगे, या तो आप कहिएगा तो हम इसका और कंसेप्ट क्लियर कर देंगे अगले वीडियो बनाकर एक व्हाइट बोर्ड पर। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ यू का मान क्या दिया है आपको, यू का मान दिया हुआ है क्या, अभिसारी लेंस है ना, तो वस्तु दूरी इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए वस्तु दूरी हो जाएगा -25। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि लेंस से 30 मीटर की दूरी पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो क्या आपको भी का मान दे दीजिए, कितना, भी का मान दे दिया 30। यहाँ देखिए अभी वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, अब दर्पण के उस साइड बन रहा होगा, तो यू का मान क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा आपका, इसके बाद हो जाएगा, आप जानते हैं एम बराबर, दर्पण के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एम बराबर होता है आपको भी बटा यू। क्या, एम बराबर भी बटा यू। ये क्या, लेंस के लिए, क्या लेंस के लिए क्या होता है, एम बराबर क्या, भी बटा यू, क्या होता है, भी बटा यू। लेकिन ये दर्पण के लिए क्या होता है, आपको माइनस लगा रहता है, लेकिन यहाँ पे लेंस के लिए है तो यहाँ माइनस नहीं रहेगा, लेकिन जो फार्मूला में आएगा उसके मतलब जो मान आएगा उसको रख सकते हैं। और देखिए यहाँ भी का मान आपको दे दिया 30, यहाँ भी का मान आपको 30 आ जाएगा, और यू का मान क्या आ गया, -25। ठीक है, तो 5 से काटाइएगा तब 50 25 और 5 छक 30, यानी कि -6/5 आ गया आपका ऑप्शन जो सी में दिया हुआ है। यहाँ पे आपको क्या, यहाँ आपको -6/5 मैंने ऊपर चल गया, वही आपको यहाँ दिया हुआ है, इसको टिक करके आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन 21 क्या कह रहा है, अब देखिए क्वेश्चन 21 अब बना दीजिएगा, मेरा ऑप्शन देखे बना दीजिएगा। कह रहा है कि वह अभिक्रिया जो अविलेय अवक्षेप उत्पन्न करती है उसे क्या कहते हैं। आप भी जानते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। क्या, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। आप देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ पे क्या, अवक्षेपण अभिक्रिया आपको दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारे पास 10th में दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए प्रतिरोध R को 2 बराबर भागों में काटा जाता है। मतलब किसी प्रकार का प्रतिरोध दिया गया है और उसको 2 भाग में काट देते हैं, तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आपका आधा हो जाएगा। इसको भी ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा, उसका प्रतिरोध आधा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका कंसेप्ट लिखा हुआ है, ये ड्रॉप वाला एक आपका क्लास 6 के विज्ञान में दिया हुआ है, क्लास 6 के विज्ञान में दिया। अब आप कैसे जानते हैं, आप पढ़ते रहते हैं तो जानते हैं कहाँ दिया हुआ है कि दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीले काले रंग की उपस्थिति के कारण को सही व्याख्या करता है। अगर देखिए मतलब कि आपको यहाँ आलू का जूस ले लिया गया है, ठीक है, और यहाँ से ऊपर से क्या कर रहे हैं, ड्रॉप से डाल रहे हैं आयोडीन। अगर ये कोई पदार्थ लिए हुए, मान लीजिए कोई भी पदार्थ ले लेते हैं, और उसमें अगर हम आयोडीन डाल रहे हैं और उसका रंग नीला काला हो जाता है ना, तो आपको बताता है क्या कि उसमें जो वस्तु है, चाहे जो भी पदार्थ है, उस पदार्थ में क्या है, स्टार्च मतलब कि कार्बोहाइड्रेट उसमें उपस्थित है। क्या, उपस्थित है। अगर उसी का रंग बैगनी हो जाता है, अगर डालते हैं NaOH, तो क्या होगा, वो बताएगा आपको उसमें प्रोटीन है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका क्लास आपका 6 में दिया हुआ है, तो क्या बताएगा आपको, अगर नीला कलर होता है तो क्या, इसमें आलू के रस में क्या है, प्रोटीन है। नहीं, ये तो गलती हो जाएगा, आपका आलू के रस में प्रोटीन नहीं होता। क्या होगा, आपका आलू के रस में प्रोटीन नहीं होता। आलू के रस में स्टार्च और आयोडीन मिलने का नीला काला हो जाता है। मतलब कि स्टार्च होगा तो क्या होगा, वो आपका नीला काला हो जाएगा। मतलब कि आलू में स्टार्च मैंने कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये आपका आज एक क्वेश्चन इतना ही था, लास्ट हुआ। इस आपका 23 क्वेश्चन पूछा था, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, और मिलते हैं हम लोग कल अगले वीडियो में। चलिए, जय हिंद।